मेरा ख्याल है देश को गुमराह करने वाले बयान है। सीएए का हिंदू और मुस्लिम से कोई संबंध ही नहीं। सीएए कानून के पीछे हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यदि वहाँ प्रताड़ित होने के बाद यहाँ आ गए, 2014 से यहीं रह रहे, वो वापस वहाँ जाना नहीं चाहते, तो उनको नागरिकता देने का, और उसमें हिंदू और मुस्लिम की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ के अल्पसंख्यकों को हम संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस इश्यू को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का तो विषय नहीं। अब ऐसा है कि सीए पहले आ चुका था। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार देश की जनता को आश्वस्त किया है कि हम इसको लाएंगे, और देखिए ऐसे बहुत कम लोग, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो लोग वहाँ से आए हैं और उन्होंने नागरिकता ली हुई 2014 के बाद से। यदि हम, मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से 1 लाख भी होंगे, बड़ी मुश्किल से। यदि 1 लाख लोगों को जो वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपने धर्म और संस्कृति को बचाकर यहाँ रहना चाहते हैं, तो और कोई देश है नहीं जो इन लोगों को संरक्षण दे सके। इसलिए भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। मैं नहीं समझता कि ये राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता कि हम कुछ मंडला के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हम उनसे सुझाव लें कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में क्या घोषणा करें जिससे जनहित और देशहित दोनों जुड़े, क्योंकि देश हित भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसी ही घोषणा हो जाती है जो देश हित में नहीं होती, और कई बार देश के खजाने खाली हो जाते हैं। हमने अभी श्रीलंका को देखा। श्रीलंका जैसा देश जिसे सब फ्री बांटना चालू कर दिया था, कुछ समय तक तो लोगों को अच्छा लगा कि सरकार बहुत अच्छी है, सब फ्री में दे रही है, पर बाद में हमने ही देखा कि श्रीलंका के अंदर देश का दिवाला निकल गया और लोग महीनों तक सड़क पर खड़े रहे, आटे और दाल के लिए तरसे। तो हम कोई भी घोषणा करें उसमें देश हित ज़रूरी है, जनहित भी ज़रूरी है, और इसलिए हम प्रबुद्ध जनों के बीच में जाकर और भारत के विकास में कैसा संकल्प पत्र हो हमारा, इसके बारे में हम लोग अलग अलग वर्ग के लोगों से चर्चा भी करेंगे। आपके आय और व्यय दोनों का बैलेंस करते हुए जो व्यक्ति उसका हकदार है उसको हक दे, मैं समझता हूँ कि ये कोई बुराई नहीं। जैसे हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिया है, तो ये गरीब लोग, हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा संकल्प है। और ये हमारी आय के जो सोर्स है हम उसमें से दे रहे हैं, तो आपको आय और व्यय के बीच में बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के लिए आप इतना व्यय कर दें कि आप सरकार का खजाना खाली हो जाए। तो जो गरीब है उसकी गरीबी दूर करने के लिए जो हमारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तो सब ट्राइबल ज़िले के हैं। मैं धार झाबुआ जब भी जाता हूँ, तेज़ बारिश हुई कि आदिवासियों के झोपड़े टूट जाते थे और उनको 15-15 दिन, 1-1 महीने तक स्कूलों में रखा है, स्कूल बंद, क्योंकि सब कच्चे मकान में रहते थे और तेज़ बारिश में मकान टूट जाते थे। यही हालत मेरा ख्याल है यहाँ पर भी होती हो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण वो दिन तो नहीं देखने पड़ती। आज 4 करोड़ लोगों को मकान बनाने का काम प्रधानमंत्री ने निःशुल्क किया है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं मकान बना सकूँ अपने जीवन में, मेरे सर पर पक्की छत। ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की गरीबी दूर करना, मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि आज़ादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी
रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है, अपलिफ्ट हुए हुए मिडिल क्लास की तरफ। ये सब सरकार की योजनाओं का कमाल है। और इसलिए मेरे बयान को आप अलग अर्थों में मत लीजिएगा। जो वास्तव में हकदार है उसके पास वो फिर चीज़ पहुंचना चाहिए। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी है कि हम कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाएं और 370 वोट से 370 वोट और जाकर बढ़ाएं। आप सभी जानते हैं धारा 370 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का बड़ा भावनात्मक संबंध है, क्योंकि हम लंबे समय से नारे लगाते आए, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान। पर हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार को देश की जनता ने दूसरी बार आशीर्वाद दिया। हमने धारा 370 हटा दी और इसलिए धारा 370 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विशेष भावनात्मक संबंध है। और इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम कोशिश करें कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाने का प्रयास करें। उसमें नए वोट जो 18 साल के हो चुके हैं उनसे अलग संपर्क, फिर महिलाओं से अलग संपर्क, फिर हर पोलिंग बूथ के वर्ग वाइज संपर्क अभियान, ये हमने चलाने का निर्णय लिया है। और ये बूथ विजय अभियान आज से ही प्रारंभ हुआ है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी नहीं, बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। उनको मालूम है कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना, तो लगता है कि हार सुनिश्चित है, तो कौन लड़ेगा। और मैं 2-4 जगह के ऐसे उदाहरण जानता हूँ जहाँ कांग्रेस ने कह कि आपको लड़ना है तो लोग पार्टी छोड़ के हमारे पास आए। 2-4 उम्मीदवारों को तो मैं जानता हूँ। और इसलिए कांग्रेस के पास अभी लड़ने के लिए उम्मीदवार